इंडिया में पब्लिक सर्विस के लिए एक हाईली प्रेस्टिजियस यानी अत्यधिक प्रतिष्ठित कैरियर ऑप्शन है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के रूप में काम करते हैं। गवर्नमेंट की इलेक्टेड बॉडीज द्वारा लिए गए डिसीजंस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड एलाइड सर्विसेज द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। चूंकि आईएएस ऑफिसर्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें बहुत सारी पावर्स एंड प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं: आईएएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सर्व करते हैं। आईएएस को पहले आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन हुआ था 1858 में, यानी 162 साल पहले, जब इंग्लैंड इंडिया पे रूल करता था। फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू करने के साथ ही इसका नाम बदलकर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बात कर चुके हैं, जिसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव, लॉज बनाने वाले यानी एमपीज, एमएलएज एटसेट्रा। जुडिशरी, लॉज चेक करने वाले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस एटसेट्रा। एग्जीक्यूटिव, उन लॉज को ग्राउंड लेवल पे लागू करने वाले यानी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स का काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी नीतियों को देश में लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जैसे उजाला या डिजिटल इंडिया, या मान लो रोड सेफ्टी के लिए एक नया कानून आया, इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब मिनिस्टर्स का काम होता है सिर्फ सुपरविजन का। ये इम्प्लीमेंट करने का काम हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा। वो प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इन पॉलिसीज को उनके अंडर डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली जिस एमपी और एमएलए को हम 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं, जो टेम्परेरली कुछ टाइम के लिए मिनिस्टर्स बनते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के आईएएस ऑफिसर्स को, जो कि एक परमानेंट अधिकारी होता है। इसलिए आईएएस ऑफिसर्स को सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। एक आईएएस की पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को कहकर आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन उसको डिसमिस नहीं करा सकते। उसकी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। आईएएस की पावर्स, पर्क्स और ड्यूटीज के बारे में बात करने से पहले आइए हम बात करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का प्रोसीजर क्या होता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्लियर करना होता है, जो कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसको इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग यूपीएससी, सीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 180 ही आईएएस बन पाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, एमसीक्यू टेस्ट, मेंस, रिटन टेस्ट, देन इंटरव्यू। और हर स्टेज में कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है, और लास्ट तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स में से टॉप कैंडिडेट्स को ही आईएएस मिल पाती है। अब बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर का मेन काम क्या होता है। आईएएस ऑफिसर के बहुत सारे काम होते हैं, जो कि उनकी पोस्टिंग एंड डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि आईएएस मतलब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कई सारे एग्जाम क्लियर करके आईएएस बने, लेकिन कलेक्टर कभी ना बने, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। जो भी आईएएस बनता है, उसे अपनी सर्विस पीरियड में कभी ना कभी कलेक्टर बनने का चांस जरूर मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा आईएएस ऑफिसर को किसी डिपार्टमेंट का हेड, जैसे फाइनेंस, एग्रीकल्चर एटसेट्रा भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का इंचार्ज भी बनाया जा सकता है, या फिर किसी पीएसयू का हेड भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी आईएएस ऑफिसर्स अलग अलग तरीके से कंट्री को सर्व कर सकते हैं। जैसे एक आईएएस ऑफिसर को मिशन के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली कोई डिपार्टमेंट साइन किया जा सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। आईएएस ऑफिसर्स को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डिप्यूट करने की प्रोविजंस भी बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर के नाम से जानते हैं, ये मेंबर ऑफ सर्विस में सबसे सम्मानित और विशिष्ट पोस्ट है। एक आईएएस ऑफिसर को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर अगर किसी पोस्ट पे मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही है। इसलिए इस वीडियो में हम ज़्यादातर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही पावर्स की बात करेंगे। अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर एज ए सिविल सर्वेंट उसके काम के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर का करियर आगे बढ़ता है, उस हिसाब से उनके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती रहती हैं। करियर के बिगिनिंग में आईएएस ऑफिसर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सब डिविजनल लेवल पे ज्वाइन करते हैं, और एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट के काम के साथ साथ अपने एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएएस ऑफिसर्स का काम होता है डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स को संभालना। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, या हॉस्पिटल, स्कूल्स एटसेट्रा जैसी
जितनी भी सिटीजन्स के एक डिस्ट्रिक्ट में आती हैं उन सभी से रिलेटेड कोई इशू हो उन सभी का समाधान करना और डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। IAS ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के डेली अफेयर्स को संभालना, जैसे मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके पॉलिसीज़ को फ्रेम और इम्प्लीमेंट करना, उन इम्प्लीमेंट की गई पॉलिसीज़ को सुपरवाइज करना और जहाँ पे उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उन प्लेसेस पे टाइम टू टाइम विजिट करके चेकिंग करना कि काम सही हो रहा है या नहीं। जो पब्लिक फंड का पैसा है वो सही तरीके से पॉलिसीज़ के हिसाब से बांटा जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक IAS ऑफिसर की होती है। IAS ऑफिसर की पावर से रिलेटेड लॉज के बारे में बात करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के इन सेक्शंस के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पावर्स दी जाती हैं। टेनेंसी लॉज के अकॉर्डिंग एक कलेक्टर को रेवेन्यू से रिलेटेड पावर्स मिलती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ सेक्रेटरीज एंड मजिस्ट्रेट को डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को चलाने की पावर्स दी जाती हैं। केरला में जैसे अभी फ्लड आया था तो वहाँ राहत का काम सब IAS ऑफिसर्स की निगरानी में हो रहा था। आर्म्स एक्ट, ड्रग लाइसेंस एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अनुसार IAS ऑफिसर्स को अलग अलग सिचुएशंस में इनके खिलाफ एक्शंस लेने की पावर होती है। इसके अलावा IAS ऑफिसर कभी भी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाकर जवाब मांग सकते हैं कि क्या कैसे चल रहा है और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं और अगर उन्हें लगे कि काम सही से नहीं हो रहा है तो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। IAS ऑफिसर इतने पावरफुल होते हैं कि अपने एरिया में चल रहे किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को आसानी से रुकवा सकते हैं, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उनसे पंगा नहीं लेना चाहता। ये तो मेन लॉज हैं जो कि IAS की पावर्स में आते हैं। इसके अलावा करीब 300 अलग कानून हैं जो केस टू केस इनकी पावर्स को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं IAS ऑफिसर की सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। 7 पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ठीक ठाक पैकेज मिलता है। IAS ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है अराउंड ₹50,000 to 55,000 पर मंथ, TA, DA, HRA एक्स्ट्रा। IAS ऑफिसर्स को हालांकि टेक होम सैलरी इतनी नहीं मिलती, लेकिन एक IAS ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक IAS ऑफिसर को जिस कैडरे में वो पोस्टेड है वहाँ के VVIP एरिया में एक बंगलो देती है। साथ ही साथ कुक, गार्डनर, होम हेल्पर भी दिया जाता है। IAS ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम एक व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है ड्राइवर के साथ। इसके अलावा IAS ऑफिसर के इन व्हीकल्स का एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, डीजल या मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है। IAS ऑफिसर्स को ऑफिशियल ट्रिप्स के दौरान एरोप्लेन में, ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास AC में फ्री में ट्रैवल करने की छूट होती है। IAS ऑफिसर्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, केबल, इंटरनेट कनेक्शन जैसी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और साथ ही साथ BSNL का एक लैंडलाइन कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। IAS ऑफिसर इतना इंपॉर्टेंट पर्सन होता है गवर्नमेंट के लिए तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। IAS ऑफिसर जहाँ भी ट्रैवल करते हैं उनके साथ मिनिमम 2 से 3 गार्ड रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन में। IAS ऑफिसर इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं। IAS ऑफिसर और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिकल सर्विसेज भी फ्री होती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। ऑफिशियल फैसिलिटीज़ के अलावा IAS ऑफिसर्स को बहुत से अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के फंक्शंस या उसके अलावा भी डिफरेंट पार्टीज, कॉन्सर्ट्स में एज अ चीफ गेस्ट इनविटेशन मिलता है। सेम स्टेट में अगर क्रिकेट मैच हो तो उसके VVIP पासेस भी मिलते हैं। डिफरेंट इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाता है एटसेट्रा। IAS ऑफिसर की लाइफ की बात करें तो एक IAS ऑफिसर जो फील्ड में पोस्टेड है उनका टिपिकल डे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद डेली रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज करना, अलग अलग एरियाज को विजिट करके उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रिव्यू करना एटसेट्रा। ये काम कई बार देर शाम या रात के 9 बजे के बाद तक चलते हैं। क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, इसलिए इमरजेंसीज के दौरान जैसे नेचुरल डिजास्टर, राइट्स एक्सेट्रा एक IAS ऑफिसर को कॉन्टिन्यूसली रिलीफ टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑफ ड्यूटी आवर्स में भी काम करना पड़ता है। IAS एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सर्विस होती है। ये कोई नॉर्मल जॉब की तरह नहीं है, बिकॉज इसमें ऑफिसर को सिर्फ काम ही नहीं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। उनके काम से लाखों लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है। इसलिए IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, जैसे गरीब घरों तक बिजली पहुंचाना, जिनके पास हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ नहीं है उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, रिमोट प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए रोड्स बनवाना एटसेट्रा। तो ये थी दोस्तों एक IAS ऑफिसर के फंक्शंस, पावर्स एंड ड्यूटीज़। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ऐसे ही टॉपिक सजेस्ट करते रहिए और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए